नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का जो इनकम टैक्स कानून है वो सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब है या फिर अपने आप में एक पूरी की पूरी इमारत? तो चलिए, आज हम इसी इमारत की नींव से लेकर इसकी सबसे ऊंची मंजिल तक की सैर करेंगे और समझेंगे कि ये आखिर काम कैसे करती है। देखिए, हम सब अक्सर टैक्स कानून को नियमों की एक बहुत मोटी और थोड़ी उबाऊ किताब ही मान लेते हैं। पर क्या ये सच में बस इतना ही है, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग, एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर छिपा हुआ है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और हमारे टैक्स कानून की कहानी शुरू होती है भारत के संविधान से। इसका अनुच्छेद 265 एक सुनहरा नियम, एक गोल्डन रूल तय करता है। कानून के अधिकार के बिना कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मतलब बिल्कुल साफ है, सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपया भी टैक्स नहीं ले सकती। हर एक चीज कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। तो जैसे किसी भी शानदार इमारत की एक बेहद मजबूत नींव होती है, ठीक वैसे ही भारत के पूरे टैक्स सिस्टम की नींव है हमारा संविधान। यही वो आधार है जिस पर टैक्स की ये पूरी इमारत टिकी हुई है। तो ये शक्ति आती कहाँ से है? देखिए, ये एक बहुत सीधी सी चेन है। सबसे पहले संविधान का अनुच्छेद 246 हमारी संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। फिर संघ सूची की एंट्री नंबर 82 खास तौर पे ये कहती है कि संसद कृषि आय को छोड़कर बाकी सभी तरह की इनकम पर टैक्स लगा सकती है। और बस यहीं से हमारे आयकर कानून का जन्म होता है। अच्छा, अब जब नींव तैयार हो गई है तो इमारत बनाने के लिए और क्या चाहिए होता है? ईंटें, सीमेंट, स्टील, है ना? ठीक उसी तरह हमारे टैक्स कानून की ये इमारत भी 5 सबसे जरूरी घटकों से मिलकर बनी है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर हैं कौन-कौन से? सबसे पहले आता है मुख्य ढांचा, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर हर साल होने वाली मरम्मत और रेनोवेशन, यानी एनुअल फाइनेंस एक्ट। इसके बाद जो बारीकियां हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962। फिर डिपार्टमेंट से मिलने वाले दिशा निर्देश, यानी सर्कुलर और नोटिफिकेशंस। और आखिर में जब कोई झगड़ा या विवाद हो तो आखिरी फैसला, यानी अदालती फैसले। ये पांचों मिलकर ही इस पूरी संरचना को खड़ा करते हैं। तो चलिए पहले घटक से शुरू करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसे हमारी टैक्स की इमारत का स्टील फ्रेम समझिए, वो मुख्य ढांचा जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। 1 अप्रैल 1962 से लागू हुए इस कानून में सेक्शन 1 से लेकर 298 तक हैं, जो टैक्स की दुनिया के हर एक मूल सिद्धांत को तय करते हैं। लेकिन देखिए, कानून कोई पत्थर की लकीर तो होता नहीं है ना? हर साल हमारे वित्त मंत्री बजट में एक फाइनेंस बिल पेश करते हैं, जो पास होने के बाद फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ये फाइनेंस एक्ट एक तरह की एनुअल रेनोवेशन स्कीम है, जो इनकम टैक्स एक्ट में जरूरत के हिसाब से बदलाव करता है। कुछ नियम हटाता है, कुछ नए जोड़ता है, और सबसे जरूरी, टैक्स की दरें तय करता है। अगर इनकम टैक्स एक्ट हमारा स्टील फ्रेम है, तो इनकम टैक्स रूल्स उस इमारत की वायरिंग और प्लम्बिंग है। इन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी सीबीडीटी बनाता है। ये नियम हमें बताते हैं कि एक्ट के प्रावधानों को असल में प्रैक्टिकली लागू कैसे किया जाएगा, जैसे कौन सा फॉर्म भरना है या किसी चीज की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल, सर्कुलर और नोटिफिकेशन में आखिर फर्क क्या है? सोचिए, सर्कुलर एक इंटरनल मेमो की तरह है जो टैक्स डिपार्टमेंट अपने अधिकारियों को भेजता है। ये करदाता पर, यानी हम पर, बाध्यकारी नहीं होता। लेकिन अगर इसमें हमारे फायदे की कोई बात है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ नोटिफिकेशन एक ऑफिशियल सरकारी घोषणा की तरह है। ये सब पर लागू होती है, डिपार्टमेंट पर भी और हम पर भी। और हमारा 5वां और आखिरी घटक है केस लॉ। इसे समझिए इमारत का फाइनल इंस्पेक्शन। जब कानून के शब्दों को लेकर करदाता और डिपार्टमेंट में कोई असहमति होती है तो मामला अदालत में जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो उस कानून की व्याख्या को हमेशा के लिए तय कर देते हैं और भविष्य के सभी मामलों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। तो हमारे पास कानून की इमारत के सारे हिस्से तो हैं, लेकिन इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी शब्दों का मतलब साफ नहीं होता, और तब ये समझना जरूरी हो जाता है कि कानून बनाने वालों का असल इरादा क्या था। यहीं पर कानून की व्याख्या करने के नियम काम आते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प नियम है जिसे कहते हैं मिसचिफ रूल। मिसचिफ का मतलब है कोई शरारत या कोई समस्या।
तो जब कोई कानून समझ नहीं आता तो अदालतें एक तरह से जासूस बन जाती हैं और 4 सवाल पूछती हैं। पहला, ये कानून बनने से पहले क्या हाल था? दूसरा, पुराने कानून में ऐसी क्या शरारत या समस्या थी? तीसरा, संसद ने इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या नया इलाज किया? और चौथा, इस इलाज का असली मकसद क्या था? इन सवालों के जवाब से कानून का असली इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। अदालतें कानून को कैसे पढ़ती हैं, ये भी बहुत दिलचस्प है। वे हर हिस्से को एक ही नज़र से नहीं देखती। जो नियम टैक्स लगाते हैं उनको बहुत सख्ती से देखा जाता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टैक्स वसूलने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रैक्टिकल बनाने पर जोर दिया जाता है। जहां कहीं पेनल्टी या दंड का प्रावधान हो, वहां शक का फायदा हमेशा करदाता को मिलता है। और सबसे अच्छी बात, जहां भी किसी छूट या राहत की बात होती है, कानून की व्याख्या उदारता से करदाता के पक्ष में की जाती है। तो जब जज किसी कानून की व्याख्या करते हैं तो वो अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं। उनके पास एक पूरा इंटरप्रिटेशन टूल किट होता है। इस टूल किट में कुछ औजार तो कानून के अंदर से ही मिलते हैं और कुछ बाहर से। इन्हें कहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स, यानी आंतरिक और बाहरी सहायक। आंतरिक सहायक कानून के अंदर ही मौजूद होते हैं, जैसे किसी सेक्शन से जुड़ा कोई एक्सप्लेनेशन या कोई प्रोविजो। और बाहरी सहायक कानून के बाहर की चीजें होती हैं, जैसे कि कानून बनते समय संसद में हुई बहसें, कमेटी की रिपोर्ट्स या यहाँ तक कि डिक्शनरी भी। कानून के इस टूल किट में एक बहुत ही शक्तिशाली औजार होता है नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज। ये एक तरह का ट्रम्प कार्ड है। जब किसी सेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है तो वो सेक्शन उसमें बताए गए दूसरे सेक्शंस पर हावी हो जाता है, भले ही उन दूसरे सेक्शंस में कुछ और ही क्यों ना लिखा हो। ये वाक्यांश याद रखिएगा, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, ये नॉन ऑब्स्टैंड क्लॉज का जादुई मंत्र है। जब भी कानून में ये लिखा हुआ पढ़ें तो समझ जाइए कि बाकी सब कुछ एक तरफ और ये प्रावधान एक तरफ। ये कानून का सुपरस्टार है। तो हमने देखा कि भारत का टैक्स कानून कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है। ये कोई स्मारक नहीं, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई संरचना है जो लगातार बदल रही है और खुद को विकसित कर रही है। एक्ट, रूल्स, सर्क्यूलर्स और अदालती फैसलों का ये पूरा मेलजोल इसे एक डायनामिक सिस्टम बनाता है। हर साल फाइनेंस एक्ट के जरिए इसका रेनोवेशन होता है और हर दिन अदालतों में इसकी नई व्याख्या की जाती है, ताकि ये एक बदलते हुए देश की ज़रूरतों को पूरा कर सके। और अब आखिर में एक सवाल सोचना बनता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल हो रही है और अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है, क्या हमारी ये कानूनी इमारत भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है? इसे और कितना बदलने की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। टैक्स की दुनिया के बारे में सोचते ही दिमाग में अक्सर एक उलझी हुई पहेली सी बन जाती है ना? अच्छा, जरा सोचिए कि अगर हम इसे एक नई भाषा की तरह सीखें तो कैसा रहेगा? तो चलिए आज टैक्स कानून के उन्हीं सबसे जरूरी शब्दों को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। कभी ऐसा लगा है कि ये जो टैक्स का कानून है ये किसी दूसरी ही भाषा में लिखा गया है? मतलब शब्द तो जाने पहचाने लगते हैं पर उनका मतलब कुछ और ही निकलता है। अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। और सच तो यह है कि ये एक अलग भाषा ही है। इनकम टैक्स एक्ट की अपनी एक डिक्शनरी है, अपने नियम हैं। तो चलिए आज हम इसकी ABCD सीखते हैं, मतलब वो सबसे जरूरी शब्द जो इस पूरे सिस्टम की फाउंडेशन है। एक बार ये शब्द समझ में आ गए ना तो यकीन मानिए पूरी तस्वीर साफ होने लगेगी। तो शुरू करें। सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो है कौन, यानी इस टैक्स के खेल में खिलाड़ी कौन कौन है। इसे समझने के लिए हमें दो बहुत ही जरूरी शब्दों को जानना होगा, पर्सन और असेसी। अब देखिए, जैसे ही हम पर्सन या व्यक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इंसान की तस्वीर आती है, पर इनकम टैक्स एक्ट के लिए मामला इतना सीधा नहीं है। यहां पर्सन का मतलब बहुत बहुत बड़ा है। ये किसी भी ऐसी इकाई की पहचान करने का बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिस पर टैक्स लग सकता है। जरा सोचिए, कानून की नजर में पर्सन का मतलब सिर्फ हम आप नहीं, बल्कि 7 अलग अलग तरह की इकाइयां हैं। इसमें कौन कौन है? एक तो हो गया इंडिविजुअल, यानी कोई भी इंसान। फिर आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे हम HUF कहते हैं। इसके अलावा कंपनी, चाहे वो इंडियन हो या विदेशी, फर्म जिसमें LLPs भी शामिल हैं, लोगों का कोई समूह यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, नगर निगम जैसी लोकल अथॉरिटी, और तो और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी। मतलब दायरा सच में काफी बड़ा है।
तो पर्सन तो समझ लिया। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, असेसी। तो भाई असेसी कौन है? असेसी वो पर्सन है जिसे कानून के तहत कोई टैक्स या कोई और पैसा चुकाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर किसी के खिलाफ टैक्स से जुड़ी कोई कार्यवाही चल रही है तो वो भी असेसी ही कहलाएगा। आसान भाषा में कहें तो असेसी वो है जो असल में टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डील कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नियम ये है कि हर असेसी एक पर्सन तो होता ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पर्सन एक असेसी भी हो। इसको ऐसे समझिए कि पर्सन एक बहुत बड़ा गोला है और असेसी उस बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला है, सिर्फ वो लोग जिन पर टैक्स की जिम्मेदारी है। तो कौन वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर, क्या मतलब टैक्स आखिर लगता किस चीज पर है? हम सब सोचते हैं इनकम पर, लेकिन कानून जिसे इनकम या आय मानता है ना, उसका दायरा हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा बड़ा है। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की परिभाषा कमाल की है। पता है क्यों? क्योंकि ये परिभाषा ये नहीं कहती कि इनकम का मतलब ये है। नहीं, ये कहती है कि इनकम में ये और ये शामिल है। इंक्लूड्स शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है। इसका मतलब साफ है, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें कुछ चीजें तो बता दी गई हैं, लेकिन भविष्य में और भी चीजें जोड़ने की गुंजाइश हमेशा खुली रखी गई है। तो फिर इसमें क्या क्या शामिल है? सैलरी तो है ही, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपके बिजनेस का मुनाफा, कहीं से मिला डिविडेंड, कैपिटल गेन्स और कुछ चीजें तो आपको हैरान कर देंगी, जैसे लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, घुड़दौड़ या किसी भी तरह की सट्टेबाजी से जीती गई रकम भी। जी हां, वो भी इनकम ही मानी जाती है ना दिलचस्प? अच्छा, आमतौर पर कमाई को दो हिस्सों में देखा जाता है। एक होती है रेवेन्यू रिसीट, मतलब जो आपके रोजमर्रा के काम धंधे से आती है, जैसे दुकान की बिक्री, इस पर नॉर्मली टैक्स लगता है। और दूसरी होती है कैपिटल रिसीट, जो किसी बड़ी फिक्स्ड एसेट को बेचने से मिलती है। मान लीजिए आपने कोई जमीन बेच दी, आमतौर पर इसे इनकम नहीं माना जाता। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। इनकम टैक्स एक्ट इस आम नियम को नहीं मानता। वो कहता है, ठीक है ये कैपिटल रिसीट है, पर हम इसे भी इनकम मानेंगे। इसीलिए कुछ खास कैपिटल रिसीट्स जैसे कि कैपिटल गेन्स को भी इनकम की परिभाषा में जबरदस्ती शामिल कर लिया गया है, और इसीलिए उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, तो हमने कौन और क्या समझ लिया। अब हम अपने फ्रेमवर्क के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कैसे, यानी इस इनकम का हिसाब किताब कैसे किया जाता है और टैक्स के लिए इसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। यहां एक और शब्द आता है, असेसमेंट। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। असेसमेंट वो ऑफिशियल प्रोसेस है जिसके जरिए असेसिंग ऑफिसर किसी एसएससी की इनकम तय करता है। एक तरह से ये आपकी टैक्सेबल इनकम का फाइनल कैलकुलेशन है जो डिपार्टमेंट करता है। और इस पूरे कैलकुलेशन को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए कानून ने इनकम को 5 अलग अलग हेड्स या कह लीजिए दराजों में बांट दिया है। इसे ऐसे समझिए कि इनकम के लिए 5 फाइलिंग कैबिनेट्स हैं और हर तरह की कमाई इनमें से किसी एक कैबिनेट में ही जाएगी। कौन कौन से हैं ये हेड्स? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन से मुनाफा, कैपिटल गेन्स और आखिर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी बाकी बची खुची इनकम। तो इतनी सारी परिभाषाएं और शब्द, आखिर इन सबका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन शब्दों को समझना प्रैक्टिकली बहुत बहुत जरूरी है। याद रखें, टैक्स एक्ट के इस कौन, क्या और कैसे को जानना सिर्फ थियरी नहीं है। ये परिभाषाएं तो वो ईंटें हैं जिनसे टैक्स की पूरी इमारत खड़ी होती है। हर टैक्स कैलकुलेशन, हर जिम्मेदारी, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। इन्हें समझे बिना टैक्स की इस दुनिया में सही से कदम रखना लगभग नामुमकिन है। तो अब जब टैक्स की ये बेसिक वोकैबुलरी थोड़ी बहुत साफ हो गई है, तो सवाल उठता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। इस टैक्स के खेल के किस हिस्से को आगे समझा जाए? ये सफर तो सच कहूं तो बस अभी शुरू हुआ है। नमस्कार। चलिए, आज भारत में इनकम टैक्स कैसे काम करता है, इसकी टाइमलाइन को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम पैसा तो कमाते हैं एक साल में, पर उसका टैक्स देते हैं अगले साल? आखिर ऐसा होता क्यों है? ये थोड़ा सा एक पहेली जैसा लगता है ना? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। हम 2 साल की टैक्स टाइमलाइन को समझेंगे, इनकम के गोल्डन रूल को जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये नियम टूटते क्यों हैं, फास्ट ट्रैक टैक्सेशन क्या होता है, और हाँ, छिपी हुई इनकम के राज पर से भी पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले इस 2 साल वाली टैक्स टाइमलाइन की बिल्कुल बेसिक बातें समझ लेते हैं। देखिए, इनकम टैक्स की दुनिया में ना 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है प्रीवियस ईयर, यानी PY। ये वो फाइनेंशियल ईयर है जब इनकम कमाई जाती है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, बिल्कुल हमारे स्कूल के साल की तरह। और फिर आता है असेसमेंट ईयर या AY। ये प्रीवियस ईयर के ठीक बाद वाला फाइनेंशियल ईयर होता है। इस साल में आपकी कमाई का हिसाब किताब होता है, मतलब उसे असेस किया जाता है और उस पर टैक्स लगाया जाता है। कह सकते हैं ये वो साल है जब हमारे रिपोर्ट कार्ड आते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच पैसा कमाया, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर। अब इस कमाई पर टैक्स का जो भी हिसाब किताब होगा, वो अगले साल यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 में किया जाएगा। सिंपल। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकम का ये गोल्डन रूल असल में काम कैसे करता है। तो गोल्डन रूल बहुत सीधा साधा है। किसी भी प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम का असेसमेंट उसके ठीक बाद वाले असेसमेंट ईयर में होता है। ज्यादातर टैक्स पेयर्स के लिए यही स्टैंडर्ड तरीका है। अब ये लागू कैसे होता है? मान लीजिए कोई पुराना बिजनेस है तो उसका प्रीवियस ईयर तो पूरे 12 महीने का होगा। लेकिन अगर कोई नया काम शुरू करे, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 जुलाई को अपनी प्रैक्टिस शुरू करे, तो उनका पहला प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, जो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो नियम तो बिल्कुल साफ है, लेकिन कहते हैं ना, हर नियम के कुछ अपवाद मतलब एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो आइए अब उन सिचुएशंस को समझते हैं जहां ये गोल्डन रूल लागू नहीं होता। और इन एक्सेप्शंस के पीछे एक ही बड़ी वजह है, सरकार के रेवेन्यू यानी राजस्व के हितों की रक्षा करना। मतलब ये पक्का करना कि सरकार को उसका टैक्स मिल जाए, खासकर उन मामलों में जहां बाद में टैक्स वसूलना शायद मुश्किल हो। तो ये वो 5 खास हालात हैं जहां नियम को तोड़ा जाता है। किसी नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस, कोई हमेशा के लिए भारत छोड़कर जा रहा हो, किसी खास इवेंट के लिए बना कोई ग्रुप, कोई टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हो, या फिर कोई बिजनेस जो बंद हो गया हो। तो चलिए अब इन 5 की एक्सेप्शंस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये एक तरह से टैक्स की फास्ट ट्रैक लेन है। पहला एक्सेप्शन है नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस। सोचिए, कोई विदेशी जहाज है जो इंडिया के पोर्ट से पैसेंजर्स या सामान लेकर निकल रहा है। अब उसे पोर्ट छोड़ने से पहले ही टैक्स देना होगा। इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कौन जानता है कि वो जहाज दोबारा लौटेगा भी या नहीं। और टैक्स लगता कैसे है? जो भी टोटल भाड़ा या किराया वसूला गया है उसका 7.5% यानी 7.5% इनकम मान लिया जाता है, और उसी साल उस पर टैक्स भी लगा दिया जाता है जिस साल कमाई हुई है। दूसरा एक्सेप्शन उन लोगों पर है जो इंडिया परमानेंटली छोड़कर जा रहे हैं। अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि कोई इंसान भारत छोड़कर जा रहा है और वापस आने का उसका कोई इरादा नहीं है, तो टैक्स की वसूली तुरंत उसी वक्त की जा सकती है। इस एग्जाम्पल से बात और भी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं जो यूएसए जा रहे हैं, तो भारत छोड़ने से पहले उन्हें उस साल की शुरुआत से लेकर उनके जाने की जो भी संभावित तारीख है, तब तक की इनकम पर टैक्स चुकाने के लिए कहा जा सकता है। तीसरा एक्सेप्शन ये AOP या BOI पर लागू होता है। मतलब ऐसे अस्थायी ग्रुप्स पर जो किसी खास इवेंट जैसे किसी कॉन्सर्ट या मेले के लिए बने हों। अब क्योंकि ये ग्रुप्स इवेंट खत्म होने के बाद बंद हो जाते हैं, इसलिए उनका टैक्स भी उसी साल वसूल लिया जाता है। चौथा एक्सेप्शन खास तौर पर टैक्स चोरी को रोकने के लिए है। अगर टैक्स डिपार्टमेंट को शक होता है कि कोई इंसान टैक्स देने से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है या किसी और के नाम कर रहा है, तो वो तुरंत एक्शन ले सकते हैं और उसी साल टैक्स वसूल सकते हैं। और हमारा 5वां और आखिरी एक्सेप्शन है बंद हो चुके बिजनेस का। अगर कोई बिजनेस बंद हो जाता है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उस बिजनेस की इनकम पर उसी साल टैक्स लगा दे जिस साल वो बंद हुआ है। अगले साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो अभी तक हमने उस इनकम की बात की जिसे डिक्लेयर किया गया है, पर तब क्या होता है जब इनकम को छुपाया जाता है? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में इसी पर एक नज़र डालते हैं। टैक्स अथॉरिटीज कई तरह की छिपी हुई इनकम की तलाश में रहती हैं, जैसे कि बुक्स में ऐसा कैश क्रेडिट जिसका सोर्स न पता हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिनका कोई हिसाब किताब ना हो, बिना हिसाब का पैसा या सोना चांदी, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिन्हें पूरी तरह दिखाया न गया हो, या फिर ऐसे खर्चे जिनका सोर्स ही न बताया जा सके। इसे ऐसे समझिए,
मान लीजिए किसी के पास 30,000 रुपये का सोना है, पर अपनी बुक्स में सिर्फ 20,000 रुपये दिखाए हैं। तो ये जो 10,000 रुपये का फर्क है, अगर उसका सही सही हिसाब नहीं दे पाए तो उसे इनकम मानकर उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि टैक्स सिस्टम में एक नॉर्मल टाइमलाइन है और एक फास्ट ट्रैक भी। ये जो पूरा डिजाइन है, ये टैक्स पेयर की सहूलियत और सरकार के रेवेन्यू की सुरक्षा के बीच बनाए गए बैलेंस के बारे में क्या बताता है? ये सवाल हमें इस सिस्टम के मकसद के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इनकम टैक्स, ये शब्द सुनते ही कैसा लगता है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना? ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली हो। पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए आज इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा जो फाइनल टैक्स बिल आता है वो आखिर कैलकुलेट होता कैसे है? ये बस सैलरी का एक हिस्सा काट लेने जितना आसान नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरी प्रक्रिया काम करती है। असल में ना, ये कोई एक सिंगल टैक्स रेट नहीं है। ये एक पूरा का पूरा फॉर्मूला है, और किसी भी फॉर्मूले की तरह इसके भी कुछ खास हिस्से होते हैं जो एक एक करके जुड़ते हैं और तब जाके हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनती है। और वो फॉर्मूला इन 3 मेन हिस्सों से बना है। सबसे पहले आता है बेस इनकम टैक्स, जो हमारी इनकम के हिसाब से तय होता है। फिर उसके ऊपर आती है दूसरी लेयर सरचार्ज, जो सिर्फ ज्यादा कमाने वालों के लिए है। और आखिर में सबसे ऊपर आता है सेस, जो हर एक टैक्स पेयर पर लागू होता है। चलिए इन तीनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले की पहली और सबसे जरूरी परत को समझते हैं। टैक्स की पूरी कैलकुलेशन ना एक बहुत बड़े फैसले से शुरू होती है। हमें एक रास्ता चुनना पड़ता है, नया डिफॉल्ट रिजीम या पुराना ऑप्शनल रिजीम। और यकीन मानिए, ये एक फैसला बेस टैक्स की पूरी कहानी बदल सकता है। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत सीधा साधा सौदा है। डिफॉल्ट रिजीम में टैक्स के रेट्स कम हैं, लेकिन आपको घर के लोन जैसी कई टैक्स बचाने वाली छूटों को भूलना पड़ता है। वहीं ऑप्शनल रिजीम में टैक्स रेट्स तो ज्यादा हैं, लेकिन ये आपको उन सभी कटौतियों का फायदा उठाने का मौका देता है। डिफॉल्ट रिजीम की खास बात पता है क्या है? इसके टैक्स स्लैब्स। इसमें टैक्स की दरें बहुत धीरे धीरे एकदम सीढ़ियों की तरह बढ़ती हैं। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर हर कुछ लाख पर रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और 24 लाख से ऊपर की इनकम पर जाकर ये 30% तक पहुंचता है। मतलब कोई बड़े झटके नहीं हैं। अब इसकी तुलना करते हैं पुराने यानी ऑप्शनल रिजीम से। यहां कहानी एकदम पलट जाती है। 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन जैसे ही इनकम 10 लाख के पार हुई, आप सीधे पहुंच जाते हैं 30% के सबसे ऊंचे स्लैब में। यहां टैक्स की छलांग बहुत बड़ी और तेज है। हाँ, ऑप्शनल रिजीम में सीनियर सिटीजन्स का खास ध्यान रखा गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, और 80 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए तो ये लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाती है। तो ये तो हो गया बेस टैक्स। अब आते हैं फॉर्मूले के दूसरे हिस्से पर, सरचार्ज। इसको आप टैक्स पर टैक्स भी कह सकते हैं, और ये सिर्फ ज्यादा इनकम वाले लोगों पर ही लगता है। तो ये सरचार्ज है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में, जब किसी की इनकम एक बहुत ऊंचे लेवल को पार कर जाती है, तो सरकार उसके बने हुए टैक्स के ऊपर एक और एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है। ध्यान दीजिएगा, ये इनकम पर नहीं बल्कि टैक्स पर लगता है। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि ऑप्शनल रिजीम में सरचार्ज कितनी तेजी से बढ़ता है। 50 लाख से ज्यादा इनकम पर 10% सरचार्ज, 2 करोड़ पार करते ही ये 25% हो जाता है, और 5 करोड़ से ऊपर की इनकम पर यह बढ़कर 37% तक पहुंच जाता है। मतलब जितनी ज्यादा इनकम, टैक्स के ऊपर उतना ही बड़ा एक्स्ट्रा टैक्स। चलिए अब हम अपनी टैक्स कैलकुलेशन की पहेली के आखिरी टुकड़े पर आते हैं, सेस। ये फॉर्मूले का वो हिस्सा है जो हर एक टैक्स पेयर पर लागू होता है, इनकम चाहे कितनी भी हो। और इसका रेट है सीधा साधा 4%। तो इसको ऐसे समझिए, पहले आपका बेस टैक्स कैलकुलेट हुआ, फिर अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है तो उसमें सरचार्ज जुड़ा, और आखिर में इन दोनों को जोड़कर जो टोटल अमाउंट बना उस पर लगता है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यह है वो फाइनल टच जो कुल टैक्स देनदारी को पूरा करता है। तो ये तो था मेन फॉर्मूला, लेकिन इनकम टैक्स की दुनिया में ना कुछ बड़े दिलचस्प नियम और अपवाद भी हैं। चलिए कुछ सबसे खास पर एक नजर डालते हैं। कुछ खास तरह की कमाई पर टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं लगता, बल्कि एक फ्लैट रेट से लगता है। जैसे कि लॉटरी या किसी गेम शो में जीती ही रकम पर सीधा 30% टैक्स। और अगर किसी के पास ऐसा पैसा या इन्वेस्टमेंट मिलता है जिसका वो कोई हिसाब ही नहीं दे पा रहा, तो उस पर 60% का बहुत भारी भरकम टैक्स लगता है।
एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रिलीफ। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि टैक्स सिस्टम में फेयरनेस बनी रहे। ये पक्का करता है कि सिर्फ कुछ हजार रुपए ज्यादा कमाने की वजह से टैक्स बढ़ी हुई कमाई से भी ज्यादा ना बढ़ जाए। अब एक बहुत ही मजेदार कानूनी पहेली। सोचिए, अगर किसी का जन्मदिन 1 अप्रैल को है तो सीनियर सिटीजन वाले टैक्स बेनिफिट्स के लिए उसे कानूनी तौर पर 60 साल का कब माना जाएगा? 1 अप्रैल को या उससे पहले? इसका जवाब ना सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में छिपा है। कानून के हिसाब से कोई भी इंसान अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यानी 31 मार्च को ही उस उम्र का मान लिया जाता है। तो जिसका जन्मदिन 1 अप्रैल को है उसे पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च को ही 60 साल का मान लिया जाएगा। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब सब कुछ एक साथ समेटते हैं। पूरी प्रोसेस इन 3 सिंपल स्टेप्स में आ जाती है। पहले अपने चुने हुए रिजीम के हिसाब से बेस टैक्स निकालिए, फिर अगर इनकम ज्यादा है तो उस पर सरचार्ज जोड़िए, और अंत में इन दोनों के टोटल पर 4% सेस लगा दीजिए। तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? सबसे बड़ी सीख यही है, अपने टैक्स को समझना है तो उसके हिस्सों को समझना होगा। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा फॉर्मूला है। और अब इस फॉर्मूले का पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास है। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक छोटी सी फर्म और एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी के लिए टैक्स के नियम इतने अलग क्यों होते हैं? पहली नज़र में यह सब थोड़ा उलझावा लग सकता है ना? तो चलिए आज इसी कॉर्पोरेट टैक्स की गुत्थी को सुलझाते हैं और ये समझना आसान बनाते हैं कि पैसा कहां और क्यों जाता है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले और सबसे आसान बिजनेस स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे सहकारी समितियों और बड़ी घरेलू और विदेशी कंपनियों की कॉम्प्लेक्स दुनिया में जाएंगे। और आखिर में हम सबको एक साथ रखकर देखेंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारत का टैक्स सिस्टम हर बिजनेस को एक ही चश्मे से नहीं देखता। मतलब कोई बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर एक बड़ी कंपनी, इसी बात से तय होता है कि उसे कितना टैक्स देना है। ये बस कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो अलग अलग बिजनेस को उनके साइज और काम के हिसाब से ट्रीट करता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा है क्यों? सरकार अलग अलग बिजनेस से अलग अलग टैक्स लेती क्यों है? इसका जवाब बिजनेस के साइज, उसके विकास और इकोनॉमी में उसकी भूमिका से जुड़ा है। जाहिर है, एक छोटी लोकल फर्म की ताकत एक मल्टीनेशनल कंपनी से बहुत अलग होती है और टैक्स के नियम इसी असलियत को दिखाते हैं। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। फर्म्स और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स यानी LLP, ये भारत के कई छोटे और मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हैं और इनके टैक्स नियम सबसे सीधे साधे हैं। अगर ये समझ आ गया तो आगे की मुश्किल चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए, फर्म्स और LLP के लिए नियम बड़ा सिंपल है। जितनी भी टोटल इनकम हुई उस पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स। कोई अलग अलग स्लैब का चक्कर नहीं, चाहे 1 लाख कमाए या 90 लाख, रेट सेम रहता है। ये हमारी बेसलाइन है जिससे हम बाकी सबको कंपेयर करेंगे। पर तब क्या होता है जब कोई फर्म बहुत ज्यादा कमाने लगती है? तब सीन में आता है एक एक्स्ट्रा टैक्स जिसे कहते हैं सरचार्ज। ये असल में ज्यादा इनकम पर लगने वाली एक एक्स्ट्रा फीस है और ये एक खास लिमिट के बाद ही लगती है। और वो खास लिमिट है 1 करोड़ रुपए। जैसे ही किसी फर्म या LLP की इनकम इस नंबर को पार करती है, उनके इनकम टैक्स के ऊपर 12% का सरचार्ज भी लग जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये जो सरचार्ज है ना, ये 1 करोड़ से ऊपर की इनकम पर नहीं लगता। नहीं, ये उस इनकम पर जो टैक्स बना है उस टैक्स के ऊपर लगता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो ये टैक्स पर टैक्स है। ये छोटा सा फर्क है पर फाइनल अमाउंट में बहुत बड़ा अंतर डाल देता है। सोचिए जरा, अगर इनकम 1 करोड़ से बस 10,000 रुपए ज्यादा हुए तो क्या ये सही होगा कि उस 10,000 की वजह से लाखों का सरचार्ज लग जाए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर काम आती है मार्जिनल रिलीफ। ये एक सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि आपका एक्स्ट्रा टैक्स आपकी एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा ना हो। अगर फर्म्स और LLP टैक्स की कहानी का पहला चैप्टर थे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहानी में एक नया ट्विस्ट लाती हैं। यहां फ्लैट रेट की जगह टैक्स स्लैब्स हैं और कुछ मजेदार ऑप्शन भी हैं। तो यहां पहला बड़ा बदलाव साफ है। एक फ्लैट रेट की जगह कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, टैक्स रेट 10% से 20% और फिर 30% हो जाता है। यह सिस्टम कम इनकम वाली सोसाइटीज पर बोझ कम रखने के लिए बनाया गया है।
और अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास एक चॉइस होती है, या तो वो पुराने स्लैब वाले रास्ते पर चलें या फिर एक नया रियायती रास्ता चुनें जिसमें सीधा 22% का फ्लैट रेट है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसमें एक कैच है। वो जो कम टैक्स रेट है ना, वो ऐसे ही नहीं मिलता। उसे चुनने का मतलब है कि सोसाइटी को कई जरूरी टैक्स डिडक्शंस और फायदे छोड़ने पड़ेंगे। ये एक तरह का सौदा है, कम रेट के बदले में कम छूट। अब ये सोचना पड़ता है कि फायदा किस में ज्यादा है। और सरचार्ज में भी ये चॉइस साफ दिखती है। पुराने सिस्टम में सरचार्ज 7% या 12% होता है इनकम के हिसाब से, लेकिन अगर नया रियायती रास्ता चुना तो सरचार्ज सीधा 10% पे फिक्स हो जाता है। ये एक और पजल पीस है जिसे फैसला लेते समय ध्यान में रखना होता है। अब ये जो चॉइस और सौदेबाजी वाला मॉडल है ना, ये सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक नहीं है। चलिए अब डोमेस्टिक कंपनियों की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें यही कहानी फिर से देखने को मिलेगी, बस नंबर और किरदार थोड़े अलग होंगे। तो डोमेस्टिक कंपनियों के लिए सरकार उनके साइज के हिसाब से टैक्स लगाती है। यहाँ डिवाइडिंग लाइन है 400 करोड़ रुपए का टर्नओवर। इससे छोटी कंपनियां देती हैं 25% टैक्स, जबकि बड़ी कंपनियां देती हैं 30%। ये छोटे बिजनेस को थोड़ी राहत देने का एक तरीका है। और बिल्कुल जैसा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखा, डोमेस्टिक कंपनियों के पास भी नॉर्मल रास्ते से हटने का एक ऑप्शन होता है। सरकार इन्हें भी कम टैक्स रेट का ऑफर देती है, पर शर्त वही है, कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहां कंपनियों के सामने दो जबरदस्त ऑप्शन हैं, एक 22% का फ्लैट रेट, या फिर नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए तो और भी कम, सिर्फ 15% का रेट। ये रेट्स नॉर्मल 25% या 30% से काफी कम हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये कम रेट उन सारे डिडक्शंस को छोड़ने के लायक हैं? मजे की बात यह है कि सरचार्ज के नियम यहां लगभग वैसे ही हैं जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए देखे थे। नॉर्मल रास्ते पर 7% और 12% के स्लैब, और ऑप्शनल रास्ते पर सीधा 10% का फ्लैट रेट। इससे लगता है कि टैक्स कोड में एक तरह की सिमेट्री बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब तक हमने उन बिजनेसेस की बात की जो भारत में बेस्ड हैं, लेकिन जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर काम करती है तो खेल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। यहाँ टैक्स रेट सबसे अलग हैं और काफी ज्यादा भी। विदेशी कंपनियों से सरकार ये नहीं पूछती कि कितना कमाया, बल्कि ये पूछती है कि कैसे कमाया। मतलब क्या पैसा रॉयल्टी या टेक्निकल फीस से आया या फिर किसी और बिजनेस से। इन दोनों के लिए टैक्स रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सरकार से मिली रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज की फीस पर सीधा 50% का भारी भरकम टैक्स है, और बाकी हर तरह के बिजनेस इनकम पर 40% का टैक्स। ये रेट्स डोमेस्टिक कंपनियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। पर यहाँ एक और सरप्राइज है, जहाँ विदेशी कंपनियों पर बेसिक टैक्स रेट्स सबसे ज़्यादा हैं, वहीं उन पर सरचार्ज की दरें सबसे कम हैं, सिर्फ 2% और 5%। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उनके बेसिक टैक्स रेट पहले से ही इतने ज्यादा हैं कि सरकार सरचार्ज को कम रखकर एक बैलेंस बना रही है। तो हमने अलग अलग पीसेस को देख लिया है। अब टाइम है इन सब को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि भारत का कॉर्पोरेट टैक्स का नक्शा असल में दिखता कैसा है। ये टेबल पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में दिखाती है। एक तरफ है फर्म्स जिनका सिंपल 30% का रेट है, और दूसरी तरफ है विदेशी कंपनियां जो 50% तक टैक्स दे रही हैं, और इनके बीच में है कोऑपरेटिव्स और डोमेस्टिक कंपनियां जिनके पास कम रेट्स और डिडक्शंस के बीच चुनने का ऑप्शन है। यही विविधता भारतीय टैक्स सिस्टम का सबसे बड़ा फीचर है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ हैं कम टैक्स रेट्स जो हाथ में ज्यादा कैश छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ हैं टैक्स डिडक्शंस जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए तेजी से आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? देखिए, इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये हर कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी और फ्यूचर प्लान पर डिपेंड करता है। सोचने के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है ना? नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं इंडियन टैक्स सिस्टम की दो बहुत ही जरूरी चीजों के बारे में। एक वो जो सीधे सीधे हमारी जेब से जुड़ा है, और दूसरा वो जो हर बिजनेस की नींव होता है। तो एक सीधा सवाल, अगर कोई टैक्स भरता है तो क्या उसे उस छूट के बारे में पता है जो टैक्स का बोझ काफी हद तक कम कर सकती है? इसी को रीबेट कहते हैं। आज हम दो बड़ी चीजों पर ध्यान देंगे। पहली, आम इंसान के लिए एक खास टैक्स छूट, और दूसरी एक ऐसा फंडामेंटल रूल जिसे जाने बिना कोई भी बिजनेस ठीक से चल ही नहीं सकता। चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 78A पर। ये इनकम टैक्स एक्ट का वो हिस्सा है जो बहुत से टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत देता है। तो ये टैक्स रिबेट आखिर है क्या?
देखिए, आसान भाषा में समझे तो पहले आपका पूरा टैक्स कैलकुलेट होता है और फिर सरकार उस फाइनल अमाउंट पर एक सीधी छूट दे देती है। मतलब आपके टैक्स बिल में एक डायरेक्ट डिस्काउंट। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। आपको कितनी छूट मिलेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टैक्स रेजीम चुनी है। जी हाँ, हमारे पास 2 अलग-अलग सिस्टम हैं और दोनों में छूट की कहानी बिल्कुल अलग है। तो ये 2 सिस्टम कौन से हैं? एक है नई यानी डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम और दूसरी है पुरानी यानी ऑप्शनल टैक्स रेजीम। आइए जरा इन दोनों के फ़र्क को समझते हैं। अगर कोई नई यानी डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम में है तो उसे 60,000 रुपए तक की मैक्सिमम टैक्स छूट मिल सकती है। सोचिए, 60,000 रुपए की सीधी सीधी बचत। लेकिन अगर कोई पुरानी टैक्स रेजीम चुनता है तो यही छूट घटकर सिर्फ 12,500 रुपए रह जाती है। फर्क साफ है और सही रेजीम चुनना कितना जरूरी है ये भी। तो देखिए, मामला ऐसा है। नई रेजीम में अगर टोटल इनकम 12 लाख तक है तो 60,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। वहीं पुरानी रेजीम में ये फायदा सिर्फ 5 लाख तक की इनकम पर मिलता है और छूट भी बस 12,500 की है। और एक बहुत ज़रूरी बात, पुरानी रेजीम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर यह छूट नहीं मिलती। ठीक है, तो ये तो हुई इंडिविजुअल टैक्स की बात। अब गियर बदलते हैं और चलते हैं बिजनेस की दुनिया में। यहाँ हम टैक्स के एक ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हर कंपनी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और ये कॉन्सेप्ट है कैपिटल और रेवेन्यू खर्च के बीच का फ़र्क। ये समझना किसी भी बिजनेस के लिए अपने प्रॉफिट और टैक्स को सही सही कैलकुलेट करने की पहली सीढ़ी है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक बेकरी है। आपने जो ओवन खरीदा वो एक कैपिटल खर्च है, एक बार का बड़ा इन्वेस्टमेंट जो सालों तक काम आएगा। और जो आप रोज आटा खरीदते हैं वो रेवेन्यू खर्च है, बिजनेस को चालू रखने का रोज का खर्चा। सिंपल है, एक बिजनेस बनाता है, दूसरा बिजनेस चलाता है। पर असल दुनिया में हर चीज इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कई बार ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू। तो जब लाइनें धुंधली हो जाएं, तब फैसला कैसे होता है? इसका जवाब हमें मिलता है कोर्ट के फैसलों से, खासकर सुप्रीम कोर्ट के। ये केस हमें असली दुनिया के उदाहरणों से सिखाते हैं कि इस नियम को असल में कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए कुछ दिलचस्प केस देखते हैं। पहले हम उन मामलों को देखते हैं जहां कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये खर्चा रेवेन्यू है, मतलब इसे उसी साल के प्रॉफिट में से घटाया जा सकता है। बैंक ऑफ राजस्थान का केस लेते हैं। बैंक ने सरकारी बॉन्ड्स खरीदे और उस पे ब्रोकन पीरियड का ब्याज दिया। अब क्योंकि ये बॉन्ड्स खरीद बिक्री के लिए थे, यानी बैंक का स्टॉक एंड ट्रेड थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ब्याज देना बिजनेस चलाने का एक नॉर्मल खर्चा है, इसलिए ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। फिर है अडैडन टेक्नोलॉजीज का केस। एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाने में पैसा लगाया, पर टेक्नोलॉजी बदलने से प्रोजेक्ट बीच में ही बंद करना पड़ा। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये थी कि इस खर्चे से कंपनी को कोई लंबे समय का फ़ायदा यानी एंड्योरिंग बेनिफिट नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने इसे उस साल का बिजनेस लॉस यानी रेवेन्यू खर्च माना। अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू, वो मामले जहाँ कोर्ट ने खर्च को कैपिटल माना, यानी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका फ़ायदा लंबे समय तक मिलेगा। माले आनंद के केस में एक कंपनी ने झगड़ा निपटाने के लिए अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट ही छोड़ दी। कोर्ट ने कहा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट देना अपने आप में एक कैपिटल नेचर का काम है, ये कोई रोज का खर्चा नहीं है, तो उसे छोड़ देना भी एक कैपिटल लॉस ही माना जाएगा, रेवेन्यू नहीं। सौराष्ट्र सीमेंट का मामला थोड़ा अलग है। ये खर्च का नहीं, कमाई का है। कंपनी को नया प्लांट लगाने के लिए मशीनरी देर से मिली, तो सप्लायर ने हर्जाना दिया। कोर्ट ने कहा कि ये पैसा प्लांट से जुड़ा है, जो एक प्रॉफिट बनाने वाली मशीन यानी कैपिटल एसेट है, इसलिए ये हर्जाना भी कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू इनकम नहीं। और आखिर में होंडा सीएल कार्स, इन्होंने एक नया जॉइंट वेंचर बनाने के लिए एक बड़ी टेक्निकल फीस दी, क्योंकि ये पैसा एक नया बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए था, न कि मौजूदा बिजनेस चलाने के लिए, तो इसे साफ तौर पर एक कैपिटल खर्च माना गया। तो इन सब नियमों और केस स्टडी से हमें क्या समझना चाहिए? चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें समेटते हैं। तो यहाँ 2 मुख्य बातें याद रखने वाली हैं। एक, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपनी टैक्स रिजीम को ध्यान से चुनें, क्योंकि आपकी टैक्स की बचत उसी पर निर्भर करती है। और 2, अगर आपका बिजनेस है तो हमेशा खर्चे के मकसद को देखिए, क्या इससे कोई लंबे समय तक फ़ायदा मिल रहा है? यही एक सवाल
कैपिटल और रेवेन्यू के बीच की लकीर खींचता है। और आखिर में एक सवाल, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर रोज नए नए बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैपिटल और रेवेन्यू के बीच की ये सदियों पुरानी लकीर भविष्य में कैसे खींची जाएगी। सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।